तो स्वागत है आप सभी का यार एक और वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करते हुए फैक्टर्स। समझ रहे हो ना, मैंने पिछली वीडियो में बताया कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने शानदार तरीके से हमने ईबिट ईपीएस एनालिसिस पढ़ा था। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो ये रहा लिंक, जाके देख के आओ यार। फिर आना यहाँ पे, फिर हम बात करेंगे फैक्टर्स की। हमने अच्छे से कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब समझ लिया है, हमने कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग डिसीजन में अच्छे से फर्क भी समझ लिया है। तो एक बात याद रखो, जब आप इसके फैक्टर्स पढ़ रहे हो उससे पहले आपको ये और ये दोनों चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें देख के आओ। कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग डिसीजन दोनों पे डेडिकेटेड बढ़िया बढ़िया वीडियोस यहाँ आई बटन में दी हुई हैं, देख के आओ। फिर आना फैक्टर्स पे। देखा है, बहुत अच्छी बात है यार। बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं, पढ़ते हैं फैक्टर्स को। एक दिल दहला देने वाली बात, फैक्टर्स इसके अनलाइक अदर्स 14 फैक्टर्स हैं यार। 14 आधे बच्चे डर गए 14 फैक्टर किससे याद होंगे? बिल्कुल आसान है भाई। सबसे मजेदार बात बताऊं आपको मैं, 14 में से सीधे सीधे 5 फैक्टर आते हैं सेम एज फाइनेंसिंग डिसीजन। सेम फैक्टर है फाइनेंसिंग डिसीजन, 5 तो डायरेक्ट डिट्टो कॉपी है। उसके बाद 9 में भी कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज मिल जाएंगी आपको। मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आसान लगेगा यार। अब तक मेरे से पूरा कोर्स करते हो ना, पूरी पार्ट है मैंने आपको करवा रखी है, आई बटन में जाके देख सकते हो। उसके बाद मैं करवा रहा हूँ, पूरा कोर्स हम तसल्ली से करेंगे। ये 14 पॉइंट से बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। अब देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। तो देखो भाई, 5 पॉइंट तो सीधे सीधे रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट, स्टॉक मार्केट कंडीशंस, कैश फ्लो और कंट्रोल कंसीडरेशन, ये पॉइंट्स डायरेक्टली फाइनेंसिंग डिसीजन से उठ के आए हैं। यहाँ पे बिल्कुल डिट्टो सेम, कुछ भी चेंज नहीं है, एज इट इज। जो वहां लिखना था यहां लिखोगे आप। तो मैं इनको दोबारा एक्सप्लेन करने में अपना और आपका दोनों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आपने अगर अब तक पिछली वीडियो नहीं देखी है फाइनेंसिंग डिसीजन वाली, तो यार देख के आओ। फिर आना यहाँ और हम बात करते हैं बचे हुए 9 फैक्टर। देखो यार, फाइनेंसिंग डिसीजन में एक पॉइंट था कोस्ट, की मतलब इक्विटी और डेट को एम्प्लॉय करने की हमें क्या कोस्ट पड़ रही है। जिसमें कोस्ट कम, हम उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे। जनरली डेट में कोस्ट कम है तो इसलिए हम डेट को प्रेफर करते थे। ये सिनेरियो था वहां। यहां आके दो अलग अलग पॉइंट बन गए, कोस्ट ऑफ डेट और कोस्ट ऑफ इक्विटी। इन दोनों का मतलब भी कहीं ना कहीं अलग है, हमें इनको समझना होगा। सबसे पहले कोस्ट ऑफ डेट कहता है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको पे करना है डेट को एम्प्लॉय करने पे। अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो आप डेट को ज्यादा रख लो, अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो आप डेट को कम रख लो। इतनी सी बात है यार। इसमें भी वही फॉर्मेट चलेगा अपना। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब बताओगे, फिर दूसरा पॉइंट आएगा कि अगर कॉस्ट ऑफ डेट काफी कम है तो हम डेट ज्यादा इक्विटी कम, अगर कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा है तो डेट कम इक्विटी ज्यादा। ये 3 लाइन हो गई। साइड में एक प्यारा सा डायग्राम, ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे। समझ गए ना कैसे? नहीं समझे यार, मतलब आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी, प्लीज जाओ देख के आओ। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या बात आती है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर की कुछ एक्सपेक्टेशंस है। क्या मतलब यार? देखो, हमने डेट को एम्प्लॉय किया, समझ रहे हो, हमने अपनी फर्म में डेट से पैसा लाया, उसके बाद हमें एक रिस्क फेस करना पड़ा। अब वो रिस्क हम फेस कर रहे हैं। हम कौन है? हम का मतलब क्या है? हम है इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब कंपनी इक्विटी वालों की रिस्क उन्होंने लिया, कल को अगर कुछ नुकसान होगा तो ये सहेंगे। अब जब इक्विटी वाले ये रिस्क ले रहे हैं, ये रिस्क को फेस ऑफ कर रहे हैं, तो वो बदले में उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। समझ रहे हो ना? मैं अगर कुछ रिस्क ले रहा हूं तो मुझे वहां से अगर प्रॉफिट दिखेगा मैं तभी वो रिस्क लूंगा ना। इक्विटी वालों ने डिबेंचर से पैसा लेकर रिस्क लिया तो उनकी अपनी कुछ एक्सपेक्टेशन है कि हमें डिबेंचर में पैसा लगा के, मतलब डिबेंचर से पैसा लेके, डिबेंचर इश्यू करके लोगों से थ्रू डिबेंचर्स पैसा लेके कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। ये चीज तो एक्सपेक्टेशन से ये बात निकल के आती है कि यार हम डेट को ना एक पर्टिकुलर लिमिट तक यूज कर सकते हैं। लिमिट तक क्यों? सुनो, बड़ा कंफ्यूजिंग सा पॉइंट है, बड़ा ज्यादा, काफी बच्चों को समझ नहीं आता पूरी पूरी लाइफ। लेकिन आपको मैं समझा रहा हूं, कंसेप्ट पकड़ के चलेंगे और समझेंगे। यहां तक सीन हो गया कि जब हम डेट को एम्प्लॉय करते हैं उसमें रिस्क होता है और वो रिस्क के बदले इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन होती है। अब जब एक्सपेक्टेशन है तो इससे हमें पता लगता है कि डेट एक लिमिट तक लगाया जा सकता है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि जब डेट की लिमिट क्रॉस हो जाएगी, आरओआई से ऊपर हो जाएगी, तो हमें नुकसान होता है। लेकिन आरओआई की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर आरओआई के अंदर भी है और फेवरेबल है, अगर हमारा डेट फेवरेबल भी है ना, तो भी हम एक पर्टिकुलर लिमिट तक लगाएंगे। क्योंकि अगर उस लिमिट को हमने किया क्रॉस, जैसे ही हमने उस लिमिट को क्रॉस कर दिया तो हमारा नो डाउट ईपीएस बढ़ जाएगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन साथ ही साथ जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनमें आएगी डिससेटिस्फैक्शन।
डिससेटिस्फैक्शन, वो लोग नाराज होंगे यार हमारा तो नुकसान हो रहा है, इतने डेट लग रहे हैं यार, रिस्क कितना आ गया, कमाल होगी, इतना नुकसान हो रहा है, वो डिससेटिस्फाइड होंगे, तो ईपीएस इंक्रीज होगा और मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। इतना घुमा दिया यार, इसको शॉर्ट में बताता हूं आपको। हमने जब डेट लगाया तो इक्विटी वालों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, हमने जब डेट लगाया तो इक्विटी वालों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई फॉर बी होल्डिंग द रिस्क, उन्होंने रिस्क अज्यूम किया तो उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी। उस बढ़ी हुई एक्सपेक्टेशन को पूरा करना एक लेवल तक ही संभव है, और अगर हम उस लेवल से ज्यादा डेट लगा देंगे तो वो बढ़ी हुई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी। जब वो पूरी नहीं होगी तो ईपीएस बढ़ने के बावजूद भी लोग उस शेयर की डिमांड नहीं करेंगे, तो उसकी मार्केट वैल्यू गिर जाएगी। बस इतनी सी बात है। 2 पॉइंट हो गए अपने यहां। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट आता है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई वही यहां लिखनी है कि अगर मेरा आरओआई इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट है तो मैं डेट ज्यादा लगाऊंगा, लेकिन अगर मेरा आरओआई इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डेट है तो मैं डेट कम लगा के इक्विटी ज्यादा लगा दूंगा, और यहां पे इक्विटी जो है वो कम हो जाएगी। ये बात है। आरओआई को आपको कॉस्ट ऑफ डेट से कंपेयर करना है यार, ये फैक्ट आएगा आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में, इससे आगे कुछ भी नहीं है। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आरओआई का मतलब आपको फुल डिटेल में पता है, कुछ नहीं है, जो डेट पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो है, दैट्स इट। चौथा पॉइंट आता है टैक्स रेट। मैंने आपको बताया कि डेट एक टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस है, यानी कि डेट लगाने से आपको वो टैक्स डिडक्ट होने के बाद काफी सस्ता पड़ेगा। मैंने आपको वो 10% और 7% वाला एग्जांपल भी दिया था, मुझे अच्छे से याद है, फाइनेंसिंग वाली वीडियो में। प्लीज यार देख के, वैसे समझ नहीं आएगा आपको। तो मतलब ये है कि डेट का रेट जो होता है वो टैक्स के रेट से कैंसल होके कम हो जाता है, ये बात है। तो जब हमारे टैक्स के रेट्स हाई हैं तो हम डेट लगाना प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि उन टैक्स के रेट्स हाई से बचने के लिए हमें ज्यादा टैक्स ना पे करना पड़े और टैक्स में डिडक्टिबिलिटी हो जाए, ताकि हम पहले इंटरेस्ट दे दें, इसलिए हम डेट लगाना प्रेफर करेंगे। जब टैक्स रेट हाई है और जब टैक्स रेट लो है, हाई में हम डेट ज्यादा लगाएंगे और लो में हम इक्विटी ज्यादा लगाएंगे, ये सीन चलता है। बस टैक्स रेट के बाद अगर हम बढ़े पांचवें पॉइंट पे, तो वो आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है यार? देखो, एक तो बात याद रखो, जरूरी नहीं है आपका हर पॉइंट में वो डायग्राम बने, दो केस फिर उसके नीचे होगा, उसके नीचे होगा। जहां बनता है, जहां तक पॉसिबल है आप बनाओ, बहुत अच्छी बात है, मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप एक पैराग्राफ में लिखा हो गया सिर्फ पॉइंट्स बनाओगे बिना डायग्राम तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके मार्क्स कटेंगे। बिल्कुल नहीं ऐसा है, हर पॉइंट का मतलब समझो। जैसे ये पॉइंट है, आप क्या पढ़ रहे हो, 14 फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब किस प्रपोर्शन में हम इक्विटी और डेट का मिक्सचर यूज करेंगे, वो होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो उस कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि उस प्रपोर्शन को इंपैक्ट करने वाले 14 फैक्टर्स। फ्लेक्सिबिलिटी इज वन ऑफ द फैक्टर्स। देखो, हम चाहते हैं कि हमारी फर्म फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल हो का मतलब कि हमारी फर्म में स्कोप हो चेंज के लिए, हम जब चाहे चेंज करना, कुछ बदलाव लाना तो ला सके। यानी कि जब हम चाहे और डेट लाना तो हम ला सके, हम जब चाहे डेट बाहर निकालना, इक्विटी चेंज करना, वो सब हम इजीली कर सके। तो बात होती है कि डेट की एक होती है लिमिट, हम हमेशा अपनी कोशिश करते हैं कि उस लिमिट को टच ही ना करें। क्या मतलब इस चीज का? कि हम ये डेट की लिमिट है, अगर अगर ये डेट की लिमिट, तो हम कोशिश करते हैं हम ऑलमोस्ट इतना डेट लगा के छोड़ दें और इतना मार्जिन स्पेयर रखें, ताकि अगर कभी हमें इमरजेंसी में डेट लगाना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, तो हम यहां लगा सकते हैं। हम हमारी फर्म के लिए स्कोप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ रहे हैं। क्या मतलब है इसका? सीधे शब्दों में सुनो कि फ्लेक्सिबिलिटी एक फैक्टर जो कहता है आपको अपनी फर्म को फ्लेक्सिबल रखना है तो एक पर्टिकुलर लिमिट से थोड़ा नीचे ही डेट रखो, ताकि आप जब चाहो डेट को कम ज्यादा कर सको। फॉर एग्जाम्पल, आपके फोन में स्टोरेज है 50 GB, 50 GB में से आप हमेशा उसको 45 GB भरा रखो चाहे, लेकिन 5 GB कम से कम खाली रखो, ताकि आप जब कुछ यूज करो, कुछ डाउनलोड करके ट्रांसफर भी करो, कोई गेम भी करो, टेम्परेरी स्टोरेज होती है, यूट्यूब तक चलाते हो ना आप, तो भी वो एक बार वीडियो जो आप देख रहे हो वो डाउनलोड हो गए, सेव हो रही है, आप देख रहे हो, साथ ही साथ डिलीट हो रही है, वो मेमोरी कंज्यूम कर रही है। आप कभी कोशिश कर लो, फोन को बिल्कुल फुल भर दो और यूट्यूब चलाओ या नेटफ्लिक्स चलाओ या प्राइम चलाओ, कितना ज्यादा बफर होगा, आपका फोन हैंग होगा बहुत भयंकर तरीके से। इसका मतलब समझ रहे हो ना? आपको कुछ स्पेयर जगह छोड़नी है डेट की यूजेज के लिए, ताकि आने वाले टाइम में अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सको। बस अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। हमारी फील्ड में, हमारी इंडस्ट्री में, हमारी कॉम्पिटिटर कंपनीज का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, हमें पहले ये देखना होगा कि मतलब हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, वैसी और जो इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट कर रही हैं, उन्होंने किस तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्ट किया हुआ है, हम अपना डिसीजन लेने से पहले ये देखेंगे। सबसे पहली और जरूरी बात कि इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना।
ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना आ गया मतलब बस उठाया और चेप दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कंपनी की सिचुएशन अलग होती है, चाहे प्रोडक्ट सेम हो, जगह सेम हो, लेकिन फिर भी फर्क पड़ता है। तो आपको उसको देख के, उससे सीख के, उसमें चेंजेस लाके अपने हिसाब से अडेप्ट करना हो। अब बढ़ते हैं 7वें पॉइंट की तरफ, जो है यार देखो, हम ना फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, वो फैक्टर कहीं ना कहीं उसको इंपैक्ट करता है, बस जरूरी नहीं है दो केस बने। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या कहता है? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बोलता है हमें कि गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं जो तुम्हें रेगुलेट करते हैं। एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंडर कंपनीज काम करती हैं। तो उस फ्रेमवर्क को तुम सब मानते हो, और वो फ्रेमवर्क भी कहीं ना कहीं तुम्हारे कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन पे इफेक्ट डालता है, और इसलिए वो एक फैक्टर बन गया। 7वां पॉइंट आ गया हमारा ये। 8वें और 9वें पॉइंट को बड़े ध्यान सुनना, हम इंटरलिंक करके पढ़ेंगे और बड़ी तसल्ली से, क्योंकि 9वां पॉइंट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसमें एमसीक्यू भी बड़े बनते हैं यार। इसके क्वेश्चंस टिपिकल, कंट्रोवर्शियल, बहुत कुछ है इसमें, तो ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहले बात करते हैं आईसीआर, यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये क्या होता है? इबिट बाय इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपने साल में कितना कमाया डिवाइडेड बाय कितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो अपनी आउटसाइड लायबिलिटीज के लिए। ये आइडियल जो होता है ना, वो होता है 6 to 7 टाइम्स। यानी कि अगर मैं लाख रुपए इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो मेरी इंटरेस्ट देने से पहले की अर्निंग कम से कम 6-7 लाख होनी चाहिए। ये होता है आइडियल। अगर आपका आईसीआर बहुत कम है, मतलब आप इतना कमा ही नहीं पा रहे हो इंटरेस्ट चुका सको, तो आप डेट ना लगाओगे, ये बात है। अगर आपका आईसीआर अच्छा खासा फुल हेल्दी है, बहुत अच्छा कमा रहे हो आप इंटरेस्ट के कंपैरेटिव, तो डेट लगा लो, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन 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 एक बात है, इस चीज का एक ड्रॉबैक है जो ये भाई सॉल्व करेगा। अब वो ड्रॉबैक क्या है, ये सुनो। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमारा प्रॉफिट तो अच्छा खासा यार, लेकिन हमारे हाथ में कैश ही नहीं है जिससे हम उनका इंटरेस्ट पे कर सकें। मान लो आपने कमाए 8 लाख, आपका इंटरेस्ट है 1 लाख, तो आप तो कहोगे भी हाँ यार अच्छी पोजीशन में, कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, डेट लगा दो ज्यादा, चक दो बहुत ज्यादा डेट लगा दो, कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि आप पे तो कर सकते हो, 8 गुना पे कर सकते हो। लेकिन आपको पता लगा पेमेंट के टाइम पे कैश ही नहीं है, आउट ऑफ कैश हो आप, तो क्या कर लोगे आप? आपके पास एसेट्स है, डेटर्स है, सब कुछ है, लेकिन कैश नहीं है। वो जो पेमेंट मांगने आएगा उसको तो कैश चाहिए, चाहे बैंक से हो चाहे जो भी हो, कैश मतलब पैसे, ठीक है। तो कैश नहीं है, कहीं ना कहीं ये इसका ड्रॉबैक है कि कभी कभी फर्म के पास शॉर्टेज ऑफ कैश होती है, पॉजिटिव ऑफ कैश होती है, वो ये चीज वो शो नहीं करती, ये फॉर्मूला उसको काउंट नहीं करता। तो इस कमी को पूरा करने आए हमारे दूसरे भाई साहब, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, DSCR। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, 1 मार्क में पूछी जा सकती है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या बात होती है? देखो भाई, डेट यानी कि कर्ज, सर्विस यानी कि जो आप कर्जा होने के बाद सर्विस दे रही हो वो चीज, ठीक है, उसको कवर करने का रेशो, कर्जा लेने के बाद जो सर्विस उसको कवर करने का रेशो। इसका ना फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, देख के एक बार आप डर जाओगे, लेकिन उसको तोड़ेंगे, उसको समझेंगे, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। तो भाई लोग, ये होता है DSCR, अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस नॉन कैश एक्सपेंस प्लस इंटरेस्ट। अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या होता है, नॉन कैश एक्सपेंस क्या होता है, वो आपको बताऊंगा। नीचे क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड देना है, प्लस में इंटरेस्ट डिवेंचर्स का, प्लस में रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, यानी कि किसी का टाइम पीरियड पूरा हो गया, प्रेफरेंस के 10 साल पूरे हो गए, डिवेंचर्स के 10 साल पूरे हो गए, मतलब उनको उनका प्रिंसिपल अमाउंट वापस देना है, वो चीज। तो जैसे हमें आईसीआर से पता लगता था कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ कि हम इंटरेस्ट को 7 बार 8 बार पे कर सके, इससे हमें क्या पता लगता है बताता हूं मैं अभी। पहले तो ये देखो कि अर्निंग आफ्टर टैक्स का क्या मतलब, उस अर्निंग, वो अर्निंग जिसमें से इंटरेस्ट भी जा चुका है, टैक्स भी जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई डिविडेंड नहीं गया, समझ रहे हो ना। इस अर्निंग में मैं पहले तो इंटरेस्ट मिला रहा हूं कि इसमें से सिर्फ टैक्स गया है और कुछ नहीं गया, उसके बाद मैं इसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड कर दूंगा। मतलब नॉन कैश एक्सपेंस वो एक्सपेंस जो आपका एक्सपेंस है, आपका खर्चा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास से पैसे कम नहीं हुए, आपके बैंक बैलेंस कम नहीं हो, आपका कैश कम नहीं हो, लेकिन खर्चा है। जैसे कि डेप्रिसिएशन, मतलब जब आपकी कोई मशीनरी डेप्रिशिएट हो गई, जब आपकी कोई मशीनरी डेप्रिशिएट हुई, तो आपने अकाउंट्स की बुक्स में उसकी वैल्यू कम कर दी, और वहीं साइड पर, और वहीं साइड बाय साइड आपने लॉस दिखा दिया, तो आपका चीज तो बैलेंस हो गई सारी, क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन बात यह आती है कि इससे आपका कैश पे इफेक्ट नहीं पड़ा, आपका कैश बैलेंस कम नहीं हुआ। तो भाई बात यह है, अर्निंग आफ्टर टैक्स में जब मैं इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा, उसके बाद मैं नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड कर दूंगा, मेरे पास क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये क्या होता है भाई, ये क्या बोल रहा है, समझ आ रहा है कुछ? अकाउंटेंसी में आपका आगे जाके चैप्टर आएगा कैश फ्लो, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैश फ्लो। जब वहां आओगे तब जाके और क्लियर हो जाएगा। अगर अब तक आपने वो चैप्टर पढ़ लिया है तो भाई आपको समझ आ गया होगा, नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा बेसिक सुन लो, मैं ज्यादा डीप में नहीं जा सकता क्योंकि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे।
आप जब अकाउंट्स पढ़ लो, उस चैप्टर के बेसिक्स क्लियर कर लो, तब दोबारा आना इस वीडियो में, तब समझ आ जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है कि हमने हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से एक साल में कितना कैश इनफ्लो किया, यानी कि हम जो काम करते हैं वो काम करने के बाद हमारे बिजनेस में एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा आया, प्रॉफिट दी, पैसा आया, चाहे वो कैसे भी आया हो, बस पैसा आना चाहिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि जो नॉर्मल हमारा काम है। तो वो कैसे हुआ भाई, हमने जो कमाया वो, उसमें मैंने इंटरेस्ट ऐड कर दिया, उसमें मैंने नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड कर दिए, तो हमारे पास वो फिगर आ गई। क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्ट और यही नॉन कैश एक्सपेंसेस पहले ही हमारे प्रॉफिट में से घट चुके थे, इनको जब हमने जोड़ा तो हमारे पास वो फिगर आएगी कि हमने कैश कितना लिया, यहां तक कमाया कितना। यार जिस चीज को समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, आप लेजेंड हो, आप इंटेलेक्चुअल सोचते हो। जिसको नहीं आया बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, इसको एक बार एज इट इज याद कर लो। बिजनेस स्टडीज में इसकी बहुत ज्यादा डेप्थ है नहीं, मैं ही आपको कंसेप्ट पढ़ाने के पीछे पढ़ाऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप सीखो, आप समझो, आप रटो नहीं। लेकिन अगर एक बार नहीं हो रहा तो एक बार रट लो, कोई इशू नहीं है। अभी मैं जून में डाल रहा हूं ये वीडियो, आगे जाओगे आप अक्टूबर नवंबर के आसपास, जब भी आप कैश फ्लो पढ़ोगे अपने अकाउंट्स के टीचर से, तब ये आके देखना, बिल्कुल इजी लगेगा। तो बस यार 14 फैक्टर्स हमने कर दिए खत्म, 5 फैक्टर्स सेम एज फाइनेंसिंग डिसीजन और 9 फैक्टर थोड़े थोड़े अलग। एक आपके लिए मेरी ऑनेस्ट रिकमेंडेशन कि इन फैक्टर्स को कोशिश मत करो कि 2 में तोड़ के वैसे वाली फिगर बनाओ। यहां मोस्टली ऐसे हैं जहां आपको पैराग्राफ में या पॉइंट्स में जस्ट लिखना है, चीज को समझाना है। ये वो फैक्टर्स है जो कहीं ना कहीं बस इंपैक्ट डाल रहे हैं, कैसे भी इंपैक्ट डाल रहे हैं, बस इंपैक्ट डाल रहे हैं, दैट्स इट। तो आपको वो बताना है कि ये फैक्टर इस तरह से इंपैक्ट डालता है, बस इतनी सी बात है। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। मतलब अगली वीडियो फिक्स ही, उससे अगली वर्किंग की, कुछ अलग ही सीन है, काफी मजेदार से पॉइंट्स है, बिल्कुल सोच के चलेंगे हम, बिल्कुल सोच के। मैं कुछ सिखाऊंगा ही नहीं आपको, मैं एक बार बता दूंगा, उसके बाद आप अपने आप देख के कर लोगे, इतना आसान है वो बस। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।